अच्छा, ये देखें, हमारा चैप्टर नंबर 2 है कंसाइनमेंट अकाउंट। आज हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, पहले ये सुन लें। जब आप चाह रहे हो कि आपकी सेल बढ़ जाए, यानी एक इलाके से दूसरे इलाके में भी आप सेल करें, तो उसके दो तीन ऑप्शन हैं। जिनमें से एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस इलाके में भी जाकर अपनी शॉप ओपन कर लें, मुलाजमीन हायर करें और वहाँ सेल कर दें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इतने ज़राए नहीं है कि आप इधर एक इलाके में सेल करें और उधर दूसरे इलाके में भी सेल करें, तो फिर इसका एक मज़ीद हल ये है कि आप कंसाइनमेंट एग्रीमेंट कर लें। यानी वहाँ पे एक एजेंट हायर कर लें, अपना सामान उसे भेजें, वो अपनी दुकान पे रख के या अपने तरीके से उन चीज़ों को सेल करेगा और उस पर जितनी सेल करेगा अपनी कमीशन ले लेगा। इससे होगा क्या, चीज़ें भी ऑनर की रहेंगी, सेल के पैसे भी ऑनर को मिल जाएंगे और जो उसका एजेंट है उसको अपनी कमीशन मिल जाएगी चीज़ें सेल करने पर। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंसाइनमेंट पर चीज़ें भेजना या सेल करना। तो देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है? तो द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स, चीज़ें भेजने का अमल, बाय द ऑनर ऑफ गुड्स, चीज़ों के ऑनर की तरफ से, टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को, ऑन कमीशन बेसिस, कमीशन की बुनियादों पर, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ताकि चीज़ें बेची जा सकें, इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। हम इसे कंसाइनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। तो फिर सेल में और कंसाइनमेंट में फ़र्क क्या होता है? तो वो देखें, दो मेन फ़र्क है। तो देयर कैन बी फॉलोइंग टू मेन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। पहला देखें, इन केस ऑफ सेल, जब हम सेल करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज ऑफ बायर एंड सेलर। तो जो पार्टीज का रिलेशन ताल्लुक होता है, एक पार्टी को हम बायर कहते हैं, दूसरी को सेलर कहते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, जबकि कंसाइनमेंट में द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनमेंट के केस में जो रिलेशन बनता है, ओनर को हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी ये मेन पर्सन है, ओनर है चीज़ों का, एंड एजेंट, और जो नुमाइंदा होता है जो चीज़ें सेल करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। कहता है जब चीज़ें सेलर बायर को दे देता है तो चीज़ों की जो ओनरशिप होती है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी पहले सेलर ओनर था, सेल के बाद चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, तो अब ओनर बायर बन गया। बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड विद द गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में, जैसे अभी आपको समझा दिया, जो चीज़ें हैं वो तो एजेंट के पास जाती हैं, लेकिन ओनर अभी भी प्रिंसिपल ही है, तभी तो वो कमीशन देगा उसको बेचने के लिए। यानी ओनरशिप इन केस ऑफ कंसाइनमेंट चेंज नहीं होती। कंसाइनमेंट पर चीज़ें भेजने से पहले भी ओनर जो है वो प्रिंसिपल ही होता है, और चीज़ें बेचने के बाद भी जो ओनर है वो प्रिंसिपल ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पार्टीज इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के केस में पार्टीज कौन सी हैं? तो दो पार्टीज होती हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। जो प्रिंसिपल है यानी जो ओनर है उसे हम कंसाइनर कहते हैं, और जो एजेंट है उसे हम कंसाइनी कहते हैं। नेक्स्ट टू डेफिनेशंस भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंसाइनर। तो देखें डेफिनेशन, दी ऑनर ऑफ गुड्स, चीज़ों का मालिक, हु सेंड दी गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, जो कंसाइनमेंट बेसिस पर चीज़ें सेंड करता है, फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड कंसाइनर, सेलिंग पर्पज के लिए हम उसे कंसाइनर कहते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन कंसाइनी कौन है। तो दी एजेंट, ये वो एजेंट होता है टू होम, जिसको गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर सेलिंग पर्पस, जिसको चीज़ें भेजी जाती हैं फॉर सेलिंग पर्पस। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, हमने कंसाइनमेंट पढ़ लिया था पिछली डेफिनेशन में कि जब ओनर यानी चीज़ों का जो मालिक है वो किसी दूसरे इलाके में अपने एजेंट को सामान सेंड करता है कि इसको सेल करो, और सेल करके जितने पैसे आए उस पर मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, बाकी पैसे यानी ओनर के हो जाएंगे।
तो इस सिस्टम पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है इनकम एक्सपेंसेस की, गुड्स सेंड की, गुड्स रिटर्न वगैरह की, तो उस अकाउंट को हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें से हमारे पास निकल आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखें, द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट बेसिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी ऐसा अकाउंट जो कंसाइनमेंट बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाए उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कंसाइनमेंट आउटवर्ड। देखें, जब चीज़ों का मालिक है, जो ओनर है, वो चीज़ें सेंड करता है एजेंट को, और जो चीज़ों का मालिक है उसे हमने पढ़ लिया था कंसाइनर कहते हैं, और जो एजेंट है उसे कंसाइनी कहते हैं। तो जो चीज़ें सेंड की जाएंगी वो कंसाइनर से आउट हो रही हैं, यानी कंसाइनर के पास से जा रही हैं, ओनर के पास से जा रही हैं, और वही चीज़ें एजेंट के पास आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं, यानी एजेंट के पास इन हो रही हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वही गुड्स कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती हैं, और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है। तो देखें इनकी डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 7। कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या है? तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर गुड्स फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉल्ड कंसाइनमेंट आउटवर्ड, इसे हम कंसाइनमेंट आउटवर्ड कहते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या होता है? तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाती हैं? कंसाइनमेंट इनवर्ड कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की हैं। देखें, जब कंसाइनमेंट पर चीज़ें सेंड होती हैं तो जो चीज़ों का ओनर है वो एक डिटेल बनाकर साथ भेजता है कि उसने कितनी चीज़ें भेजी हैं, किस रेट पर सेल करनी है, कितनी कमीशन देगा, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो ये जो सारी डिटेल वो एक डॉक्यूमेंट पर बनाकर भेजता है ओनर, उसे हम कहते हैं ये परफॉर्मा इनवॉइस है। और सेम इसी तरह जब एजेंट चीज़ें बेच ले तो वो भी अपनी डिटेल ओनर को भेजता है कि मैंने इतनी चीज़ें सेल कर दी हैं, इतने की सेल हुई हैं, इतनी मेरी कमीशन बनती है, इतना मैंने उस पर खर्चा किया था। तो वो डिटेल जो एजेंट बनाकर भेजता है ओनर को, यानी कंसाइनी बनाकर भेजता है कंसाइनर को, उसे हम कहते हैं अकाउंट सेल। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का बनाता कौन है? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद होना चाहिए। परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है कंसाइनर यानी ओनर, और अकाउंट सेल बनाता है एजेंट यानी कंसाइनर। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन नंबर 9 है हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस की। देखें, दी डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंसाइनर भेजेगा कंसाइनी को अलोंग विद गुड्स, चीज़ों के साथ, इस कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस, उसे हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ गुड्स, इसमें चीज़ों की डिटेल होती है, लाइक प्राइस उनकी कीमत, क्वांटिटी उनकी मिकदार, क्वालिटी उनकी खूबी, एंड ईटीसी वगैरह वगैरह। और डेफिनेशन नंबर 10 है डिफाइन अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल अभी समझा दिया आपको। द डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनी, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंसाइनी भेजेगा टू कंसाइनर, कंसाइनर को, डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जिसमें मालूमात होगी अबाउट द सेल ऑफ गुड्स, चीज़ें कितनी सेल हो गई, उसकी कमीशन क्या है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एंड ईटीसी, यानी कंसाइनी ने कौन से खर्चे किए हैं वगैरह वगैरह। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन। हमने पढ़ लिया था कंसाइनमेंट बेसिस में क्या होता है कि एजेंट चीज़ें सेल करता है, और चीज़ें सेल करके अपनी कमीशन रख लेता है, यानी जितनी चीज़ें वो सेल करेगा उस पर अपनी कमीशन लेगा। तो ऐसी कमीशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। तो डेफिनेशन देखें, दी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को, गिवन टू कंसाइनी, जो कंसाइनी को दिया जाता है, फॉर द सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि उसने चीज़ें सेल की हैं, इस कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन, इसे हम ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास डिफाइंड डेल क्रेडिट कमीशन। देखें, अगर जो एजेंट है वो उधार पर चीज़ें बेच दे, लेकिन इस बात की गारंटी दे कि अगर उधार वाले पैसे रिकवर ना हुए तो भी ओनर को पैसे वो पूरे ही देगा, तो इस केस में उसे एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है हमें पूरे पैसे देने की। देखें, अगर उधार पे चीज़ बेच दे एजेंट, और जिस शख्स को बेची है, तो एजेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो देखकर चीज़ बेचे कि भाई ये पर्सन को उधार देना भी है कि नहीं, उधार पे चीज़ सेल करनी है कि नहीं करनी।
क्योंकि अगर नुकसान हुआ, पैसे पूरे ना मिले और जिसने उधार पे खरीदी थी उसने पेमेंट ना की, तो एक्चुअली नुकसान ओनर का हो जाएगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो एजेंट है उसे एक एक्स्ट्रा कमीशन दे दी जाती है कि भाई इन केस अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो ओनर कहता है मुझे आपने पैसे पूरे ही देने हैं। तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा कमीशन दी जाए जब कंसाइनी यानी एजेंट गारंटी दे कि क्रेडिट सेल होने के बावजूद बैड डेट्स हो जाएं तो पैसे पूरे ही वो पे करेगा, तो ऐसी कमीशन को हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेफिनेशन देखते हैं, कहता है दी एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू कंसाइनी, ये नॉर्मल कमीशन से एक्स्ट्रा कमीशन होती है जो कंसाइनी को दी जाती है। इफ ही गारंटीज, अगर वो गारंटी दे और फुल पेमेंट, यानी वो गारंटी दे पूरे पैसे देने की, इवन इन केस ऑफ बैड डेट्स, उस वक्त भी अगर बैड डेट्स हो जाएं यानी उधार बेचे हुए पैसे रिकवर ना हो, इस कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। तो इसे हम डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 13 है हमारे पास, डिफाइन ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होती है? तो ये भी एक एक्स्ट्रा कमीशन है जो इसलिए दी जाती है कि कंसाइनी एजेंट हमारी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए या बेचे। तो देखें दी एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू कंसाइनी, एक्स्ट्रा कमीशन जो कंसाइनी को दी जाती है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को मुतारिफ करवाने की वजह से या उसको बेचने की वजह से जो एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी उसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 14 कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखें, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जिसका होना नॉर्मल हो, यानी ऐसा लॉस जिसने हो जाना है, जिसको आप बचा नहीं सकते, तो ऐसा लॉस कहलाता है नॉर्मल लॉस। और ये नॉर्मली चीज़ की अपनी नेचर की वजह से होता है। जिस तरह आप देखें, पेट्रोल है, अगर आप पेट्रोल के गैलन्स हैं उसको बोतल में शिफ्ट करेंगे तो उतना नहीं रहेगा, कुछ गिर जाएगा कुछ उड़ जाएगा। तो इस तरह का लॉस जिसे आप बचा ही नहीं सकते, जो चीज़ की नेचर की वजह से होना ही है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो किसी की गलती की वजह से हो, उसे हम कहते हैं ये अब नॉर्मल लॉस है। अगर एहतियात करते तो अब नॉर्मल लॉस से बचा जा सकता था। तो ये लॉस का डिफरेंस आपने याद रखना है। डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। पहले नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन है, एन अनअवॉइडेबल लॉस, ऐसा लॉस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच अराइजेज जो हो जाएगा ड्यू टू नेचुरल कॉज, नेचुरल वजह से यानी चीज़ की नेचर की वजह से, एंड नेचर ऑफ और द नेचर ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की नेचर की वजह से, इस कॉल्ड नॉर्मल लॉस। एग्जांपल देखें, एवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, जिस तरह पेट्रोल एवेपोरेट हो जाता है। फिर है अब नॉर्मल लॉस, डेफिनेशन देखते हैं, एन अवॉइडेबल लॉस, ऐसा नुकसान जिससे बच सकते थे, विच अराइजेज ड्यू टू फॉल्ट ऑफ समवन, जो किसी की गलती की वजह से होगा, और ड्यू टू एनी कंट्रोलेबल रीजन, या किसी ऐसी वजह से होगा जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, इस कॉल्ड नॉर्मल लॉस। एग्जांपल देखें, जिस तरह लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल और लीकेज, नुकसान हो गया क्योंकि सामान ही खराब था, जो खाम माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वो डिफेक्टिव खरीद लिया। अगर ठीक खरीदते तो नुकसान ना होता। सेम इस तरह लीकेज, कोई पाइप लीक कर गया है तो अगर आप पाइप का ध्यान रखते तो वो लीक ना करता। तो इस तरह का नुकसान जो चीज़ की नेचर की वजह से ना हो बल्कि किसी गलती की वजह से हो, उसे हम कहते हैं ये एबनॉर्मल लॉस है। और लास्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 15, हाउ इज द अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड। अनसोल्ड स्टॉक, जो सामान नहीं बिका या जो सामान बिकना बच गया ये रेंट पे एजेंट के पास पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू किस तरह निकालनी है? तो याद रख लें, तीन वैल्यूज को ऐड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहली, वो वैल्यू जितने की वो एक्चुअली चीज़ें थी और अब एजेंट के पास पड़ी हैं। दूसरी बात, जितना उन चीज़ों पर कंसाइनर ने खर्चा किया उसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब यानी कंसाइनर ने तो सब चीज़ों पे खर्चा किया होगा, हमने उस खर्चे को सारे के सारे को ऐड नहीं कर देना, बल्कि सिर्फ जितनी अनसोल्ड चीज़ें रह गई हैं उतना हिस्सा निकाल के ऐड करना है। और सेम इस तरह, क्योंकि चीज़ें एजेंट के पास पड़ी हैं तो जितना खर्चा कंसाइनी ने यानी एजेंट ने उन चीज़ों पर किया है उसको भी ऐड कर देना है। और फिर से वही बात, उस खर्चे की भी प्रोपोर्शन। अब खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे हमने पढ़े हुए हैं,
आईकॉम पार्ट वन में स्टूडेंट पढ़ लेते हैं ऐसे खर्चे जो चीज़ों को खरीदने या बनाने पे किए जाते हैं। तो कॉन्साइनी के सिर्फ डायरेक्ट वाले खर्चे ऐड करने हैं, इनडायरेक्ट वाले ऐड नहीं करने हैं। तो तीन बातें हो गई जो हम ऐड करके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली, जो असल कॉस्ट थी उन चीज़ों की वो। दूसरी, जितना उन चीज़ों पर कॉन्साइनर ने खर्चा किया। और तीसरी, जितना उन चीज़ों पर कॉन्साइनी ने खर्चा किया उनमें से सिर्फ डायरेक्ट वाले। तो देखें, पढ़ लेते हैं इसको। कहता है अनसोल्ड स्टॉक कैन बी वैल्यूड एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जितना असल खर्चा हुआ। नंबर टू, एड प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस, जितना कंसाइनर ने खर्चा किया वो। और नंबर थ्री, एड प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देना आपने। तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी।